Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कल का हमारा एडिटोरियल था कल्चर एंड सोसाइटी के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, राइट। तो ये हम कल करे भी थे बट उसमें वॉइस बहुत लो आई थी, तो स्टूडेंट्स पूरे बोले थे और एक बार सर करिए, मेल्स भी आए थे, मैसेजेस भी आए थे, तो उस वजह से मैं ये रिकॉर्ड और एक बार कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आज की न्यूज़ भी पढ़ेंगे। ड्रॉट रिपोर्ट आई है हिंदू न्यूज़पेपर में, ड्रॉट रिपोर्ट आई है, दैट इज़ द 19 मई की न्यूज़ है, तो हम कल का भी कवर कर लेंगे इसमें और आज का भी कवर कर लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम आज के टॉपिक में जो भी नए स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, सो आज हम पढ़ने वाले हैं ओके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और ये एक्ट इसलिए ही चर्चा में है क्योंकि अभी ज्ञानवापी मास्क में ये कहा जा रहा है कि वहाँ वो एरिया में टेम्पल था, जैसे टेम्पल देर ओके। तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दी है, वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी चल रही है, और रिसेंटली ये भी कंट्रोवर्सी आई है कि वहाँ पे एक शिवलिंग मिला। तो फिर वो मुस्लिम पक्ष ये बोल रहा है कि वो एक फाउंटेन है, हिंदू पक्ष ये बोल रहे हैं कि ये एक शिवलिंग है। सो ऑब्वियसली अगर इस तरीके के डिस्प्यूट्स आते हैं तो हमारे पास कुछ उसको सॉल्व करने का कुछ एक्ट है या नहीं है। तो आंसर है कि है, हमारे पास एक्ट है ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्या है, एक्ट क्या है और उसके प्रोविजंस, ये लॉ कहाँ पे ओरिजिन हुआ था, और जब ये लॉ जब बना था बीजेपी का स्टैंड क्या था, आरएसएस का स्टैंड क्या था, सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट क्या था, एंड पिटिशंस, अभी जो पिटिशंस हैं वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये एक्ट जो भी बनाया गया था 1990s में बाई पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने जो ये एक्ट बनाया था वो एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो बहुत सारे पिटिशंस आए हैं ओके, सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, अभी तो 2 पिटिशंस प्रॉपरली पेंडिंग है, उनकी हियरिंग चल रही है ओके। एंड दिस पिटिशंस आर चैलेंजिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये पिटिशंस ये बोल रहे हैं कि ये वर्शिप एक्ट जो है ये इनवैलिड एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से अलाइन नहीं है, इसके अगेंस्ट है। तो इनका ये कंटेंशन है, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है अकॉर्डिंग टू ऑन दिस एक्ट, लेट अस सी दैट। उसके बाद में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि ड्रॉट रिपोर्ट और कॉप 26 है क्या, ठीक है, राइट। अगर आपको एग्जाम में अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या एनी अदर क्वेश्चंस आते हैं कि अगर इस तरीके के डिस्प्यूट्स हो तो व्हाट कैन बी डन, क्या करना चाहिए और किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, तो आपको थोड़े बहुत फीडर पॉइंट्स चाहिए, यू नीड सम फीडर पॉइंट्स टू बिगिन योर आंसर। तो आप ये तो पहले बात, तो आप जब आंसर स्टार्ट करते हैं तो ये तो डेफिनेटली लिखिए, वर्शिप इज़ वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द रेसेस, ऑल द रिलीजन्स ओके। ये वर्शिप एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्शिप करना, उससे उसको डिवाइन पीस होता है। ये हर रिलीजन, हर कास्ट, हर एथनिक ग्रुप, कहीं पे भी आप ग्रुप ले लो, उसके लिए बहुत इंटीग्रल पार्ट हो जाता है वर्शिप करना, राइट। तो आप वर्शिप की एक इंपॉर्टेंस बताइए इंट्रोडक्शन में। वर्शिप की इंपॉर्टेंस बताने के बाद में अगर वो कहता है क्वेश्चन में एलुसिडेट या इलुस्ट्रेट, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको देना होगा कुछ एग्जाम्पल्स ओके। एग्जाम्पल्स देना होगा कि रिसेंट इंस्टेंसेस ऐसे क्या थे जहाँ पे डिस्प्यूट क्या था, कंट्रोवर्सी क्या थी, तो इस तरीके से आपको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है वो एक्सेट्रा आप ओवर द पीरियड ऑफ लाइक जैसे हम लेक्चर में जाते हैं उसमें वो आप डेटा इंटीग्रेट करना है आपके एग्जाम में, राइट। तो आप एग्जाम में आंसर स्टार्ट करेंगे कि वर्शिप के ऊपर, उसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस 2 से 3 लाइन आप इंपॉर्टेंस बोलेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे। देखिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है हमारे पास, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट बनाया गया है इसका टाइटल बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है ओके, द टाइटल लॉन्ग टाइटल। ये क्या है, ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कौन से भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट करने में, कौन से भी प्लेस ऑफ, वो हिंदू का रहो या मुसलमान का रहो या जैन का रहो या बौद्ध का रहो, किसी के भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उनकी पास क्या है और क्या था, इरिस्पेक्ट ऑफ दैट कि पहले वहाँ क्या था, ये पूरे चीज़ों को बाजू रख के, पूरे चीज़ों को साइड में रख के ओके, ये एक्ट ये कहता है कि कोई भी कन्वर्जन नहीं होना चाहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, और जिस तरीके से है जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप उस तरीके से ही मेंटेन्ड रहना चाहिए। कोई स्ट्रक्चर ओके कि तोड़ना नहीं है, कोई स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना नहीं है, कोई स्ट्रक्चर को आगे और बड़ा भी नहीं करना है। तो जिस तरीके से वो थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओके 15 अगस्त 1947 में जिस तरीके से थे उस तरीके से ही जैसे है वैसे ही हम छोड़ देना चाहिए, ना कन्वर्ट करना चाहिए, और जैसा थे वैसे मेंटेन करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ दिस एक्ट इज़ ऑल अबाउट, ये एक्ट इसके बारे में ही बोलता है।
ये एक्ट में सेक्शन 3 में क्लियरली लिखा गया है कि ये एक्ट बार करता है कन्वर्जन्स। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप को फुल पार्ट में पूरी तोड़ के नहीं बनाओ, जैसे कि बाबरी मस्जिद की पूरी लेवल करके तोड़ के राम जन्मभूमि बनाए हैं, क्योंकि पूरी भी नहीं तोड़ सकते ना आप एक हिस्सा भी या एक पार्ट ऑफ दैट वर्शिप को भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है, ना आप फुल कन्वर्जन में जा सकते हैं ना आप पार्ट कन्वर्जन में जा सकते हैं। वो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन का रहो, वो किसी भी मज़हब का रहो, वो किसी भी मज़हब में के अंदर भी छोटे छोटे सेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास सुन्नी है, शिया है, तो आपके पास भी होते हैं। तो इस तरीके से किसी के भी सब रहो, सब सेक्ट्स रहो, कुछ भी रहो, उनको हम नहीं करना चाहिए कन्वर्जन। कंप्लीटली बैन है, आइदर इन फुल और इन पार्ट। सेक्शन 4 ये बोलता है ओके, जैसा कैरेक्टर था रिलीजियस कैरेक्टर मतलब है कि जो जगह इसमें प्रेयर की जाती है, अगर कोई जगह इसमें दरगाह है, अगर कोई जगह ये मदरसा है, अगर कोई जगह एक गुरुकुल है, अगर कोई जगह एक गंगा स्नान वहाँ पे कल्चरली डुबकी लगाने का है, ओके, प्यूरिटी डिप लेना है, राइट, जैसा उसका कैरेक्टर है उस हिसाब से ही मेंटेन करना चाहिए। वो कैरेक्टर भी चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेयर को आप मदरसा नहीं बना सकते, मदरसे को आप गुरुकुल नहीं बना सकते, तो इस तरीके से कन्वर्जन भी ज़रूरत नहीं है। जैसा उसका कैरेक्टर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वैसे ही चलना चाहिए। ओके, सेक्शन 4(2) ये भी बोलता है कि अगर कोई एक सूट डालता है, अगर कोई ये किसी प्लेस, पहले यहाँ पे मस्जिद थी, पहले यहाँ पे मंदिर थी, अगर इस तरीके कोई सूट डालता है, कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है, ये पूरे टू लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है टू कन्वर्ट, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए रिलीजियस बिल्डिंग और रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस, उससे वो पेंडिंग, वो सूट्स, वो लीगल प्रोसीडिंग्स को परसू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बार किया गया है। ओके, सुप्रीम कोर्ट को बार किया गया है। तो नो सूट, नो लीगल प्रोसीडिंग्स, नो सूट, नो लीगल प्रोसीडिंग्स, ओके, कैन बी इनिशिएटेड बिफोर एनी कोर्ट। और जो भी थे, जो भी इनिशिएटिव हो गए थे, जो भी कंप्लेंट कर दिए थे, उनका जो भी है दैट शुड बी अबेटेड, दैट शुड बी पूरे एलिमिनेट करना है पूरे प्रोसीडिंग्स। ओके, जो भी चल रहे थे वो पूरे निकाल देना है, पूरे खारिज कर देना है, और नए भी नहीं लेना है। नो फ्रेश सूट्स और लीगल प्रोसीडिंग्स, नए भी नहीं लेना है, ठीक है। तो बेसिकली ये सेक्शन 4 में ये बोला गया है कि जो भी सूट्स पहले डाले गए या बाद में डाले गए, ये एक्ट आने के बाद में पहले के पूरे खारिज करो, बाद के भी नए आने के लो भी मत, राइट। सेक्शन 5 में एक अच्छी बात की गई है। ओके, यहाँ पे देखिए आप, पूरा एक्ट का मतलब क्या है। पूरा एक्ट का ये मतलब है कि रिलीजियस प्लेसेस को कन्वर्ट नहीं करना, बट सेक्शन 5 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के लिए एक एक्सेप्शन दिया गया है कि ये पूरा एक्ट जो भी बार करता है कन्वर्जन इन फुल और पार्ट में बार करता है ना, ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट पे। सो ये क्लियरली लिखा गया है, इसलिए इसको परस्यू करके हम काम करें हैं, ठीक है, फाइन। एटलीस्ट 2 पिटिशंस, अभी ये तो हो गया सेक्शन के फीचर्स, ये हो गया एक्ट के फीचर्स। एटलीस्ट 2 पिटिशंस अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है, 2 पिटिशंस है। एक तो है विश्व भद्रा पुजारी पुरोहित महासंघ, ये इनका एक पिटिशन चल रहा है, और एक पिटिशन चल रहा है अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी लीडर है। ये दोनों ने एक पिटिशन डाला है। ये पिटिशन ओके सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये पिटिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या है इसमें ये पिटिशन में ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो लाए हैं 1990 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में जो एक्ट लाए, वो एक्ट बार करता है सुप्रीम कोर्ट को, ओके, टू लुक इनटू द केसेस ऑफ एनी रिलीजियस डिस्प्यूट्स। रिलीजियस अगर डिस्प्यूट्स हुए, ओके, विथ रिगार्ड टू द प्लेसेस, अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को बार करता है। ये बार करना, ओके, बार करना इज कॉल्ड एज व्हाट, जुडिशियल रिव्यू उनका ले लेना है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ गॉट जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 में। सुप्रीम कोर्ट को ये कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिला है, अंडर आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को ये कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिला है कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट रहो या पार्लियामेंट रहो, कोई भी रहो, अगर कोई एक्ट या कोई पॉलिसीज बनाते हैं तो कोर्ट्स के पास एक पावर है कि उसकी वैलिडिटी देखें कि वो वैलिड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से है तो वो यस बोलेंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो वो बोलेंगे ओके इनवैलिड बोलेंगे, राइट। तो ये इनका एक फाउंडेशन हक है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। बट ये एक्ट क्या कहता है कि इट बार्स सुप्रीम कोर्ट टू इंटरटेन एनी सूट्स अगेन एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो ये पिटिशन में यही कह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू बार करना ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। और जिस तरीके से आर्बिट्ररी इरेशनल रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट लगाए हैं,
आर्बिट्ररी मीन्स मन चाही, इरेशनल मीन्स विदाउट एनी लॉजिक, रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स पहले से। ओके लाइक 19 बना एक्ट कब 1990s, बट एक्ट क्या बोल रहा है 1947 से पहले जैसे थे चीज़ें वैसी रखना, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है मतलब क्या, 1950 में कोई एक कंप्लेंट फाइन करा है कि ये मस्जिद नहीं थी ये मंदिर थी, 1960 में कोई एक फाइल करा केस कि ये मंदिर नहीं ये मस्जिद था, इस तरीके से बीच में कोई भी कितने भी केसेस फाइल करो, एट दी एंड ये केसेस जो भी है ना ये भी खारिज किए जाएंगे, क्योंकि इसका एक्ट में क्या है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो ये दो पॉइंट्स पे दो पिटिशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी जो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन हियर कर रही है, वहाँ पे जो कार्रवाई चल रही है वो उपाध्याय पिटीशन की कार्रवाई चल रही है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का अभी डिसीजन नहीं आया है। ये एक्ट लाया गया था प्राइम मिनिस्टर ओके पीवी नरसिम्हा राव व्हेन द राम टेम्पल मूवमेंट बहुत पीक पे चल रहा था, राम जन्मभूमि का मूवमेंट बहुत पीक पे चल रहा था, और एल.के. नवाडी का अरेस्ट भी हुआ था, उन्होंने यात्रा निकाली थी, वो कम्युनल टेंशन्स बहुत बढ़ गए थे, हिंदू मुसलमान में बहुत टेंशन्स हो रहे थे, हर जगह रायट हो रहे थे। जब के टाइम के होम मिनिस्टर एस.बी. चौहान उन्होंने ये कहा था कि ये डिस्प्यूट्स अगर इस तरीके से चलते रहे तो इंडिया में डेवलपमेंट नहीं होगा, दीज मेजर्स विल एक्चुअली हिंडर एंड हाल द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर इस तरीके से आते गए जाते गए तो कम्युनल हार्मोनी कभी बनी ही नहीं रहेगी, और कम्युनल एटमॉस्फेयर हमेशा कायम रहेगा, उससे कम्युनल टेंशन्स हो गए ओके एंड सोसाइटी पूरा डिस्टर्ब होगी। सो वो टाइम पे ये एक्ट इसलिए लाया गया था, दे कंसिडर्ड, वो उनको ये सही दिखा था कि नेसेसरी, इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू अडॉप्ट these measures to bring a act ओके बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सीज इतने आ रहे थे वन टाइम एंड अगेन, ये 5 साल गए फिर कंट्रोवर्सी ऐसा आ रहे थे, तो वो कंट्रोवर्सी को पूरे को रेस्ट कर दे के दो कम्युनिटी को साथ लेके चल के, दो कम्युनिटी को विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी रियॉर्ड्स, विदाउट एनी इश्यूज ये पूरे बरी करने का था, ये पूरे क्या करने का था, बरी करने का था। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसलिए ये एक्ट लेके आए हैं कि इस तरीके के और भी डिस्प्यूट्स ना आए ओके और कम्युनल टेंशन्स ना हो। बीजेपी ने जब ये बिल को अपोज भी किया था, उमा भारती ने भी कहा था कि ये मेंटेनिंग स्टेटस को एज इन 1947 इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ये गलत है। ओके राम टेम्पल मूवमेंट ओके जब राम जन्मभूमि का मूवमेंट हो रहा था अयोध्या में ओके तब ये बोल रहे थे, वीएचपी और बीजेपी का ये स्लोगन था कि अयोध्या तो बस अभी झांकी है, अयोध्या तो एक प्रीव्यू है ओके काशी मथुरा बाकी है। मतलब क्या, अभी ये यहीं पे नहीं रुकेंगे, ये यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, और कहीं पे भी इनको अगर ये फाइंडिंग्स मिली कि पहली बार यहाँ पे मंदिर थी मस्जिद नहीं थी, तो वहाँ पे भी वो जाके ओके पिटिशंस फाइल करेंगे और उसका कन्वेंशंस की मांग करेंगे, राइट। सो अभी का बीजेपी का स्टैंड ये है। अब स्टैंड ऑफ आरएसएस क्या है, आरएसएस के चीफ मोहन भगवत ने ये कहा है कि हमारा मूवमेंट जो भी था वो राम जन्मभूमि के लिए मूवमेंट था, वो हमारा मूवमेंट हो गया। अभी संघ परिवार इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स। अभी हम ना मथुरा जाएंगे ना काशी जाएंगे, हम कंप्लीटली डिसएसोसिएट होते हैं ये सब मूवमेंट्स हैं। हम अभी अपना पूरा कंसंट्रेशन रखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में, इंसानियत के लिए काम करेंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। अगर किसी भी तरीके से ये मूवमेंट्स होते हैं हमारा वो कंसर्न नहीं है, हमको एसोसिएट मत करो। सो वी आर नॉट एसोसिएटेड विद इट, दैट्स व्हाट द आरएसएस इज आल्सो सेइंग। सो बीजेपी का स्टैंड यहाँ पे बहुत क्लियर है कि वो नहीं चाहते ये एक्ट रहो, और वो ये भी चाहते हैं, लीडर्स ये भी चाहते हैं कि जिस जगह पे ओके इस तरह के कन्वर्जन हुए उस जगह पे वो जाएंगे। आरएसएस कंप्लीटली डिसोसिएट कर चुकी है अपने पर्टिकुलर वो स्टैंड से। ओके सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट में जब पिटिशंस आए थे ओके विद रिगार्ड टू रिलीजियस कन्वर्जन्स के रिगार्ड टू पिटिशंस जब भी आए थे, तो कभी भी ये एक्ट को चैलेंज करने के पिटिशंस नहीं आए थे। कभी मस्जिद मंदिर ऐसे ही डिस्प्यूट्स आए थे और उस डिस्प्यूट्स पे ही सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई की थी, बट कभी भी ऐसे पिटिशन नहीं आए थे जो कि ये एक्ट को चैलेंज करे। तो ये दो केसेस अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास वो एक्ट को ही चैलेंज कर रहे हैं, वो एक्ट को ही चैलेंज कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें व्यू क्या था, सुप्रीम कोर्ट मेड स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस इन इट्स सपोर्ट। ओके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये एक्ट सही भी है। जब सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रही थी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, तो उनके जजमेंट में ये एक ऐसा इंक्लाइननेस दिखा कि जो ये एक्ट है वो सही भी है, लाइक दैट। ओके सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या था, इनका व्यू था क्या था कि अगर अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से उन्होंने गारंटी किया था ओके गारंटी किया था कि देखिए हम आपका जो भी रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस है वो हम प्रिजर्व करेंगे, हम वो प्रिजर्व करेंगे ओके एज एग्जिस्टेड 15 अगस्त 1947। इसलिए किया गया था कि देखो हम इंडिपेंडेंस मिला अपने को कॉलोनियल रूल से
और बहुत सारे इनजस्टिस हमने को सहना पड़ा। ओके, सहना पड़ने के बाद में अभी हर कम्युनिटी, बिकॉज इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी रहने की वजह से अभी हम और टेंशन्स एफर्ट नहीं कर सकते थे। ओके, सो दैट्स वाई टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू एवरी रिलीजियस कम्युनिटी, टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू एवरी रिलीजियस कम्युनिटी, ये एक्ट लेके आया गया सो दैट हमारा जो सेक्युलर कैरेक्टर है, ओके, सेक्युलर कैरेक्टर कब रहेगा, जब आप रिलीजियस रिलीजन को इक्वली देखेंगे और रिलीजियस प्लेसेस को इक्वली सपोर्ट करेंगे और रिलीजियस प्लेसेस को आप किसी नज़र से अपने ओके पैट्रोनाइज नहीं करेंगे, राइट, जैसे है वैसे छोड़ देंगे। अगर अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रिलीजन में नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेक्युलरिज्म। गवर्नमेंट शुड कंप्लीटली डिसोसिएट फ्रॉम व्हाट रिलीजन एस्पेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज सेक्युलरिज्म। तो ये एक्ट आने के बाद से अब जितने भी मुस्लिम्स है, ओके, जैन है, बुद्धिस्ट है, जो भी माइनॉरिटीज़ है और क्रिश्चियंस है, उनको ये एक दिल में आ गया, अरे चलो भाई हमारे चीज़ें यहाँ पे प्रिजर्व रहेंगे, ये लॉ के थ्रू ये प्रोटेक्ट करे जाएंगे, तो हम यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, राइट। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और अपनी इंडिया को आगे ये चीज़ों से आगे लेके जाके डेवलपमेंट की ओर बढ़ाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, सो दैट हमारे जो माइंडसेट है, जो थॉट प्रोसेस है, यहाँ पे नहीं रुके, ओके, और आगे बढ़ने के ह्यूमन डेवलपमेंट में और इंडिया की डेवलपमेंट में उस तरीके से हम आगे बढ़े। दैट इज़ व्हाट द कोर्ट हैज़ सेट, ठीक है। अभी कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देखिए अभी हम क्या पढ़े, पहली बात देखिए एक्ट का टाइटल पढ़े, एक्ट के थोड़े सेक्शंस पढ़े विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम सेक्शंस पढ़ के फीचर्स भी खत्म करें। उसके बाद में 2 पिटिशंस थे, वो किस लिए थे वो भी पढ़े, और वो किस लिए आए थे वो भी पढ़े। वो जुडिशियल रिव्यू को बार कर रहे थे, इसलिए वो पिटिशंस लाए गए थे। और हम एक्ट की जेनेसिस पढ़े, पीवी नरसिम्हा राव, ये स्लाइड में जेनेसिस पढ़े, पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में आया था, और होम मिनिस्टर एसबी चौहान का क्या नजरिया था विद रिगार्ड टू दिस एक्ट, वो भी पढ़े अपन। बीजेपी का स्टैंड क्या था, ये स्लाइड में पढ़े। आरएसएस का स्टैंड क्या था, ये स्लाइड में पढ़े, ओके। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, ये स्लाइड में पढ़े, ठीक है। अब हम लिखेंगे कंक्लूजन। देखो, द लॉ, जो लॉ बनाया गया था, ये लॉ एक गवर्नमेंट के लिए नहीं था, पूरे इंडिया के लिए नहीं था, ये हर सिटीजन के लिए था। क्यों था, क्योंकि एज ए लॉ, एज ए गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट देना चाहिए टू द माइनॉरिटीज़ की देखो आपके रिलीजियस जो भी है हम उसको प्रिजर्व करेंगे। अगर इस तरीके से बोलेंगे तो इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स रहेंगी और गवर्नमेंट भी सेक्युलरिज्म प्रमोट करे जैसा, विच इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी चलेगा। द एक्ट इम्पोजेस नॉन डिरोगेबल ऑब्लिगेशन, मीन्स कभी भी नॉन डिरोगेबल मीन्स ये एक्ट में ये पता चला कि कभी भी सेक्युलरिज्म को अंडरमाइन कभी भी नहीं कर सकते। सेक्युलरिज्म एक टॉप प्रायोरिटी है, इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्ट के थ्रू हम सेक्युलरिज्म को और नॉन डिरोगेबल बनाए, मीन्स आप ये नहीं छोड़ सकते कि सेक्युलरिज्म कैरेक्टर, ओके, एवरी सिटीजन हैव टू फॉलो व्हाट, सेक्युलरिज्म। द लॉ इज हेंस ए लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू प्रोटेक्ट द सेक्युलर फीचर्स ऑफ द कंट्री। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक लेजिस्लेटिव टूल है विच प्रिजर्व्स नॉन रेट्रोग्रेशन। नॉन रेट्रोग्रेशन का मतलब है, रेट्रोग्रेशन का मतलब है अगर आप कोई एक नया घर बन रहे हैं, अगर आप पुराने चीज़ों में अच्छे से, आपको पुरानी चीज़ें अच्छी दिखते हैं तो आप वुडन वर्क कराएंगे, और आप सुरई, मटकी, ओके, मिट्टी का घड़ा, इस तरीके से चीज़ें आप रखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज रेट्रो फिटिंग, मीन्स पुराने चीज़ें आप फिट कर रहे हैं। अगर आप बैगी पैंट्स पहनेंगे अगर, या पुराने ज़माने के ऐसे पोनी टेल डालेंगे, तो आप रेट्रो फिटिंग कर रहे हैं, राइट, ओके। सो ये एक्ट के थ्रू रेट्रोग्रेशन को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, मीन्स जो जगह पे जो था, जो है अब वो वहीं रहेगा, पहले जो था उसका कंसर्न नहीं है। अगर पहले अभी जो जगह पे जो है उसको हटा के पहले जो था अगर उसको यहाँ पे रखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेशन। पुरानी चीज़ फिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नई चीज़ को हटा के पुरानी चीज़ फिट कर रहे हैं। मस्जिद को हटा के आप मंदिर रख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेशन। ये एक्ट के थ्रू ये प्रॉपरली बोल दिया गया है टू द कंट्रीमैन कि देखिए अभी रेट्रोग्रेशन नहीं चलेगा, क्योंकि उनका भी सेकुलर फीचर है जैसा है। देखो, वो ज़माने में डेमोक्रेसी नहीं थी, वो ज़माने में किंग रूल था, जैसा समझ में आए वैसा कर दिए। अभी तो हम तो डेमोक्रेसी में रह रहे, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो हर कम्युनिटी को लेके चलना है, हर सेक्ट को लेके चलना है। तो किंगशिप तो होती नहीं, ऑटोक्रेसी तो है नहीं। तो ऑटोक्रेसी तो रहती तो बात अलग रहती थी, जब वो लड़ते थे, मार लेते थे, ओके, मुसलमान में किंग्स लड़ लेते थे, हिंदू किंग्स में लड़ लेते थे। दैट इज वेरी कॉमन फीचर, बट वी आर लिविंग इन ए वेरी एडवांस सोसाइटी दैट रन्स ऑन व्हाट, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो इस तरीके का डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अगर है, तो फिर वहाँ पे जितने भी कम्युनिटी है, जितने भी सेक्ट्स है, उन पूरों को प्रोटेक्ट करना होगा, उन पूरों को कल्चर को प्रोटेक्ट करना होगा, राइट और रॉन्ग, यस। तो यही कहा गया है कि नॉन रेट्रोग्रेशन, पुरानी चीज़ें हम फिट नहीं करेंगे अभी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर, दैट इज व्हाट दे सेड, ओके। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अभी एक ड्रॉट रिपोर्ट आई थी, ड्रॉट रिपोर्ट पे यहाँ पे देखिए आप जस्ट, ओके, द ड्रॉट इन नंबर report is a collection of data on effects of drought
ऑन आवर इकोसिस्टम एंड हाउ दे आर मिटिगेटेड। कितना ड्रॉट का इफेक्ट है हमारे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम का मतलब है हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, हमारे सॉइल के ऊपर, हमारे वाटर के ऊपर, हमारे जीने के ऊपर, हमारे पोल्यूशन के ऊपर, हमारे वाटर के ऊपर कितना इफेक्ट है, प्लांट्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर ड्रॉट की वजह से कितना इफेक्ट हो रहा है और गवर्नमेंट उसको मिटिगेट कम करने के लिए क्या कर रही है। द रिपोर्ट हैज़ रिवील्ड दैट मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉल अंडर द लिस्ट ऑफ रीजन्स ऑफ वनरेबल है। मीन्स वनरेबल का मतलब है कि समझिए ये एक स्टैंड है, यहाँ पे आप पेन रखें, ये एक स्टैंड है, यहाँ पे आप पेन रखें, तो ये प्रॉपरली बैलेंस हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एज वनरेबल। अगर थोड़ा भी पेन आप इधर 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 तरह स्लाइड करते हैं, ये गिर जाता, राइट और रॉन्ग, ये पेन यहाँ पे गिर जाता। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया पूरा वल्नरेबल है। मीन्स अगर कभी भी यहाँ 1 से 2 साल ड्राउट आ जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक बिग फैमाइन होने के चांसेस हैं, क्योंकि खाना सबको नहीं मिलेगा। सो वी आर लिविंग इन ए वेरी वेरी वल्नरेबल सिचुएशन। ओके, और ड्रॉट ये भी, और रिपोर्ट ये भी कहती है इंडियाज जीडीपी रिड्यूस बाई 2 to 5%, ओके, बिकॉज ऑफ सीवियर ड्रॉट, 1998 से 2017 में, ओके, इंडिया जीडीपी जो बढ़ना था 5% रहना था, ओके, इट बिकेम व्हाट 2% ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट सीवियर ड्रॉट। मीन्स ड्रॉट का इम्पैक्ट जीडीपी में भी दिखता है, क्योंकि ड्रॉट होगा तो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस नहीं होगा, एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर बादाम मिल कैसे बनाएंगे, कुरकुरे कैसे बनाएंगे, लेस कैसे बनाएंगे, तो इंडस्ट्री भी हिट होगी, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं पूरे प्रोडक्ट्स फूड प्रोसेस ही होते हैं, तो कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एज ए रॉ मटेरियल के लिए। अगर ड्रॉट होगा तो एग्रीकल्चर होगा ही नहीं, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाएगी, सो दैट विल बी अ लॉस टू द जीडीपी। According to 2017 report by FAO, Food and Agriculture Organization, the percentage of plants affected by the drought has more than doubled in the last 40 years. प्लांट्स के ऊपर भी ड्रॉट नहीं रहने के, अगर 100 पेड़ है, ड्रॉट के वजह से क्या हुआ, 40 पेड़ पूरे चले गए हैं, ओनली 60 पेड़ बचे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, 40 पेड़ मर गए हैं। तो ड्रॉट का इम्पैक्ट भी बहुत बहुत डबल दिख रहा है, मोर देन डबल इन व्हाट 40 ईयर्स, जितने बढ़ते थे। ओके, 40 ईयर्स, लेट सपोज कि 2000, yeah, I'll tell you very properly, just listen to this. Okay, 2000, let's suppose 2020, 1990, 1980 में अगर 100 पेड़ में से 40 पेड़ मर गए, 60 पेड़ ही बचे, 60 पेड़ ही बचे, तो 2020 तक मीन्स 40 साल के अंदर क्या हो गया, ये डबल हो गया। मीन्स 100 पेड़ में 80 मर जा रहे हैं, ओनली 20 बच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज रिटन हियर। ओके, तो वर्ल्ड में ये चीज़ को रुकाने के लिए कुछ कन्वेंशन है या नहीं है, परिंदों के लिए है, जानवर के लिए है, पानी के लिए है, एयर के लिए है, हर चीज़ के लिए है, बट ड्रॉट के लिए कुछ है या नहीं है, मीन्स है। सो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डीसर्टिफिकेशन। देखिए, डीसर्टिफिकेशन का मतलब है अगर एक प्रोडक्टिव लैंड जो कि एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट प्रोडक्टिव लैंड। अगर एक प्रोडक्टिव लैंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1-2 साल 5 साल में अनप्रोडक्टिव हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ड्रॉट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट डीसर्टिफिकेशन। ओके, सो दैट्स वाई COP15 में फोकस इज ऑन व्हाट डीसर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेड नहीं होना। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है, यहाँ पे देखिए आप, ओके, 2017 में 1 एकड़ में 10 टन आ रहे थे प्रोडक्शन, 2018 में वही 1 एकड़ में आ रहे हैं 9 टन। ओके, 2020 में वही 1 एकड़ में आ रहे हैं 8 टन। तो क्या हो रही है, ओके, ओवर द ईयर बाई ईयर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम होते जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज लैंड क्वालिटी में डिग्रेड हुई है, नंबर 1 क्वालिटी से कम छोटे ग्रेड में चले जा रही है, छोटी क्वालिटी में चली जा रही है। दिस इज कॉल्ड एज लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, डीसर्टिफिकेशन कब होता है, जब वो लैंड में कुछ प्रोड्यूस ही ना हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन ही ना हो, दैट इज कॉल्ड एज डीसर्टिफिकेशन। सो COP15 में डीसर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ड्रॉट को अवॉइड करने के लिए बहुत फोकस किया गया है, पूरे कंट्रीज इस पर बात करे हैं, और इसकी थीम थी, ये साल की थीम थी, फ्रॉम स्केर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। जो कम हो गया है उसको हम बढ़ा के सब इंसान में, सब कंट्रीज में प्रॉस्पेरिटी लाना है, सब लोग अच्छे से जीना, दैट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट प्रॉस्पेरिटी। द कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्राइवेट सेक्टर मेंबर्स थे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से पूरे लोग आए, और वो कंटिन्यू टू बेनिफिट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, किस तरीके से हम काम करें, किस तरीके से हम ड्रॉट निकालें, ये सब के चीज़ों में बात हुई थी वो COP15 में, राइट। सो आई होप अभी तो साउंड क्लियर है। ओके, सो यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस। ओके, एंड वी विल कंटिन्यू एड, साउंड और वीडियो क्लैरिटी भी और बेहतर हो जाएगी 2-3 दिन में, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट।
एंड यू कैन गो टू www.iqraies.com. बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी बिकॉज दे आर एक्चुअली गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन राइट. सो आप जितने भी लोग लिखने वाले हैं अच्छे से लिखिए. और मैं टिप्स एंड ट्रिक्स का भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा सो दैट विल रियली हेल्प यू आउट इन सम अदर वे राइट. ठीक है चलो. एंड जून के बाद में एग्जाम के बाद में कोर्सेज हमारे पास लॉन्च हुए हैं. यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय. टेक केयर.